व्यूअर्स क्या हाल है। मेरा नाम है अली कापन और मैं अपने चैनल आपके समाई के तहफ़्फ़ुज़ में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि आपके कारोबारी हालात ठीक नहीं हैं, आपको हालात ठीक नहीं है। ये तो आपके लिए ये बताना है कि कारोबार या मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। आपके कई लोग ऐसे होते हैं जो गिरती हुई मार्केट से भी पैसे कमाते हैं। डेफिनेटली ऊपर जब मार्केट चल रही होती है फिर तो सारे ही कमाते हैं, लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, बेहतर खेलते हैं, मार्केट को समझते बूझ रखते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, वो मार्केट को रिसर्च करके मार्केट का तजिया करके बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने 2 केस स्टडी किए हैं। एक तो है रिलायंस के बारे में और एक है ब्रिटिश पाउंड के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस एक इंडिया का बहुत बड़ा नाम है और आप ये है जान लें कि ये तकरीबन मुकेश अंबानी इस पर दुनिया का इंडिया का अमीर तरीन शख्स है। उसके वालिद साहब धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने रिलायंस की बुनियाद रखी थी। जब 1988 में रिलायंस को कुछ प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था, तो लेकिन उन्होंने कोशिश की कि स्टॉक मार्केट में वो अपने शेयर्स की कीमत को बरकरार रखें, अपने शेयर्स की कीमतों को गिरने ना दें। इस मौके पे कलकत्ता के कुछ लोगों ब्रोकर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इनकी शेयर्स को कीमत गिरा के प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उन्होंने उनके शेयर्स पे शॉर्ट सेलिंग कर ली। जो लोग स्टॉक मार्केट काम करते हैं वो तो खूबी वाकिफ़ होंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको पहले बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में ही हो, ये किसी भी मार्केट में हो सकता है। ये आपकी फॉरेन करेंसी में हो सकता है, या आपकी किसी कमोडिटीज़ में होता है। इसमें ये होता है कि शॉर्ट सेलिंग में होता है कि आप उधार लेके कुछ चीज़ बेच देते हैं और आपने कुछ टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ वापस करनी होती है। आप जो रेट मार्केट का होता है, मतलब 100 रुपये का आपने शेयर है, आपने एक शेयर लिया तो आपने वो मार्केट में बेचा, उसकी कीमत 100 रुपये थी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शेयर्स कम होगा, आपने वो बेच दिया। 1 महीने बाद वो शेयर 70 रुपये का आ गया। आपने मार्केट से 70 रुपये का शेयर लिया और वो शेयर उस ब्रोकर को दे दिया। उसको डेफिनेटली जो फीस या जो प्रोसेस है वो तो आपने पूरा किया होगा। अब इसमें आपको 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। आपने 100 रुपये का शेयर बेचा, 70 रुपये ख़रीदा और 30 रुपये कमा लिए। लेकिन इसमें दूसरी सूरत हाल में ये होता है कि आपका शेयर सपोज 130 रुपये का हो गया, तो अब आपने 100 रुपये का शेयर जो बेचा था मार्केट में, वो आपने 130 रुपये ख़रीदना है और वो आपने उस ब्रोकर को वापस करना है शेयर, तो इसमें आपको 30 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब खैर उन्होंने जो शॉर्ट सेलिंग की, तो धीरू भाई अंबानी ने वो सारे की सारे जो शॉर्ट सेल शेयर्स उन्होंने सेल किए थे वो सारे ख़रीद लिए। अब जब वो मार्केट में लेने चाहें तो उनको शेयर्स पूरे मिले ना, उन्हें वापस करने थे। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने शेयर्स उनको ज़्यादा कीमत में बेचे, उससे प्रॉफिट कमाया। एक तो अपनी रिप्यूट, उनकी रिलायंस की रेपुटेशन है उसको भी उन्होंने कुछ बचाया, और दूसरा जो ब्रोकर्स उनके शेयर्स को गिराना चाहते हैं उनको से भी वो पैसे कमा लिया। यानी क्राइसिस में भी और बुरे वक्त में भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, स्टडी की और उन्होंने कमा लिया। अब हम दूसरा केस देखते हैं। इनमें दोनों केसेस में कोई भी इलीगल बात नहीं है। ये जो मार्केट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक ही दोनों केस हैं, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है, गैर कानूनी बात नहीं है। दूसरा केस हम देखते हैं कि जब यूरो जोन बन रहा था तो बताने की कोशिश थी कि वो भी यूरो जोन का हिस्सा बन जाए। तो उसमें जो है यूरो जोन में शामिल होने के लिए यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म था। उन्होंने का एक एक्सचेंज रेट का एक तरीक़ाकार था। उसके मुताबिक एक तो आपने अपनी करेंसी को मार्केट की फोर्सेस पे छोड़ देना था। डिमांड सप्लाई के मुताबिक आपकी करेंसी की कीमत का तयन होना था। अगर आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती तो आपको करेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती, अगर उसकी सप्लाई बढ़ जाती, उसकी डिमांड कम हो जाती, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाती। बरतानिया 1990 से पहले फ्री फ्लोटिंग पे नहीं था, यानी कि वो इंटरफेयर करता था बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद जब उन्होंने 1990 में यूरोजोन में आना चाहा तो उस वक्त जो था बेंचमार्क था वो डूच मार्क था, यानी कि तो उन्होंने पैच कर दिया उसको ब्रिटिश पाउंड को डूच मार्क के साथ और मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया। अब इसमें ये हुआ कि उस वक्त जो जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 4% थी और बरतानिया में इन्फ्लेशन रेट थी 11% थी। तो उस वजह से उस पर लोगों को रिटर्न आपकी जो प्रॉफिट मिलता था वो सारा कैसे इन्फ्लेशन में वो रियल इंटरेस्ट उनको कम था।
तो उस वजह से और काफ़ी फैक्टर्स दूसरे भी थे जिस वजह से जो कुछ ओवर वैल्यू था, पाउंड स्टर्लिंग गिरने लग गया और मार्केट में गिरने लग गया। बढ़ाने की कोशिश की कि उसको बेहतर किया जाए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। 10% इंटरेस्ट रेट था, उसको उन्होंने 12% कर दिया, फिर 15% कर दिया। इंटरेस्ट रेट ये होता है कि लोगों को जो बाई करते हैं आपकी करेंसी, उनको लगता है कि हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, यानी कि 10% से 15%, 10 रुपये जो मिलना था वो 15 रुपये मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पाउंड स्टर्लिंग गिरना शुरू हुआ। तो इस मौके पे जॉर्ज सोरोस जो एक अमेरिकन बिलियनियर है, उसका एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है क्वांटम फंड्स, वो एंटर हुआ। उन्होंने फोरकास्ट किया कि पाउंड स्टर्लिंग मज़ीद गिरेगा। उन्होंने उसमें शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी और ठीक ठाक शॉर्ट सेलिंग की, और उन्होंने पब्लिकली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों को बताना शुरू कर दिया कि पाउंड स्टर्लिंग ओवर वैल्यूड है और ये गिरेगा। इससे ये हुआ कि जो है पाउंड स्टर्लिंग मज़ीद गिरना शुरू हो गया। जब ये पाउंड स्टर्लिंग गिरा तो मज़ीद ब्रोकरेज हाउसेस और म्यूचुअल फंड्स उन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी और ठीक ठाक गिर रहा। इस मौके पे जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड बड़ी कोशिश की कि इसको बचाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको बचा ना सके। तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो से यूरो जोन से बाहर निकल आते हैं, हम इसमें यूरो करेंसी का पार्ट नहीं बनेंगे। उसके बाद 16 सितंबर 1992 में बरतानिया ये यूरो जोन से बाहर आ गया। इस दौरान जो है तकरीबन बैंक ऑफ इंग्लैंड को 3.3 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का नुकसान हुआ और जॉर्ज सोरोस तकरीबन $1 बिलियन और कई कहते हैं 1 बिलियन पाउंड का प्रॉफिट कमाया। ये आपको 1992 में अगर देखें तो आप 5-6 बिलियन के बराबर बन जाते हैं। अगर आप उसको 92 के हिसाब से देखें तो ये 30 साल पुरानी बात है। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट है, ये पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा मिला है, पाकिस्तान खुशियाँ मना रहा है, एक मुल्क है। और एक इन्वेस्टर ने मार्केट गिरती हुई पाउंड स्टर्लिंग से $1 बिलियन 30 साल पहले कमा लिए। उसके बाद लोगों ने शुरू कर दिया अ मैन, जॉर्ज सोरोस के बारे में, अ मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी वो बंदा जिसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में डाका डाला। नहीं, फिजिकली डाका नहीं डाला, लेकिन उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लूट लिया। और ये ठीक ठाक सबक था बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए कि को लोग कैसे आप एक मुल्क को चूल्हा लगा सकते हैं। एनी हाउ ये है कि आप ये देखें कि इस तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपने अवेल करनी होती है। इसमें आप ये ना देखें कि हम मार्केट गिर रही है, जिस चारी मार्केट गिर रही है तो भी कई लोगों को फ़ायदा होगा जो कम रेट पे ले रहे हैं, यानी कि आपका प्रॉपर्टी है आपको कम कीमत में मिल रही है। आप ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल करें। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेनी, आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये चीज़ कम कीमत में मिल रही है, होपफुली इंशाल्लाह ये बढ़ेगी। तो आप बेहतर है कि घबराएं ना। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है तो आपके लिए इस वक्त बेहतरीन टाइम है प्रॉपर्टी लेने का। आपको इससे बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए, जब चढ़ती है तो सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें इतना प्रॉफिट का मार्जिन नहीं होता। लेकिन जब चीज़ गिरती है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। और एक चीज़ 100 की है, अगर 90 की होगी तो मैक्सिमम कितनी गिरेगी? 85 की गिरेगी। अब एक चीज़ 150 की होगी तो अगर गिरेगी तो आपके 100 पे तो आ सकती है, 50 का है। लेकिन जो चीज़ गिरी हुई है उसमें आपका मज़ीद गिरने का चांसेस कम होते हैं और चढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही हाल वक्त बेहतर है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहें तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए ये बेस्ट टाइम है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर क्या आप मज़ीद इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारे चैनल से। थैंक यू।